हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन है इसकी यहाँ पे PD365 जो कि हमारी अपडेटेड स्टडी मटेरियल 1 है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग फेब से लेकर अप्रैल के बीच में इस 3 मंथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो IR से हम लोग स्टार्ट किए थे। IR में फर्स्ट लेसन आपकी आ चुकी है। सेकेंड स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट के साथ। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट। एक्चुअली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ऑन गोइंग जो EU है वो यहाँ पे इनडायरेक्टली नेगोशिएट कर रहे हैं US और ईरान के बीच में। उनकी मेडिएशंस जो है वो चल रही है और इनडायरेक्टली नेगोशिएशन जो चल रहा है US और ईरान के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि US के द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया था बहुत तरीके से। तो अभी देखते हैं वो भी ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर, और जो अमेरिका है USA है वो यहाँ से बाहर निकल गया था ये कहते हुए कि ईरान इस डील का प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से जो है इसको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे जानना है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या। देखिए, ईरान के द्वारा ये न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1950 में USA के हेल्प से, जो कि यहाँ पे एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव था। ईरान के द्वारा यहाँ पे नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी भी साइन की गई थी 1968 में, जिसमें कि 62 ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे पहले भी, और फिर बाद में इसको रेटिफाई कर लिया गया। सिग्नेचर करने का मतलब है कि हाँ, इस इंटरनेशनल कानून से वो सहमत है, लेकिन जैसे ही रेटिफाई कर लेते इट मीन्स कि उससे रिलेटेड कानून जो है अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट किए हैं और उसको फॉलो भी किए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2005 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उनके द्वारा ये देखा गया कि ईरान जो है वो NPT जो इसको फॉलो कर रही थी, यानी कि नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी को फॉलो कर रहे थे, तो उसके साथ नॉन कंप्लायंस है, यानी कि इसकी जो रूल्स रेगुलेशन है वो इसको फॉलो नहीं कर रहे, उस एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि न्यूक्लियर रिलेटेड जो सैंक्शन है वो ईरान पर लगाया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। फिर यहाँ पे नेगोशिएशन हुई। नेगोशिएशन के बाद क्या हुआ कि 2015 में ईरान एग्री कर लिया कि ठीक है वो अपने न्यूक्लियर पावर को रोक देंगे, और उसके बिहाफ में आप देखो कि यहाँ पे कई बार सैंक्शन रिलीफ जो है वो मिल गया था। तो सैंक्शन लगा दिया गया था कि आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे ईरान के द्वारा कहा गया कि ठीक है वो यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपना रोक देंगे। लेकिन बेसिकली आप समझो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि बम बारूद बनाने के लिए यूरेनियम की ज़रूरत होती है, और मेनली ईरान करता क्या था, तो ईरान अपने यहाँ यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को आगे लेकर जाते थे, यानी कि यूरेनियम इनरिच करते थे, वो ये प्रोसेस था उनका। इट मीन्स कि जो कंसंट्रेशन है यूरेनियम का 235 एटम्स, यहाँ पे 238 यूरेनियम का जो ये आपका एटम है इसको रिमूव किया जाता है। इट मीन्स कि ये न्यूक्लियर फ्यूल के लिए यूज़ होता है और बॉम्ब के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप देखो यूरेनियम का आपका जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा 235 होता है। ये एक नेचुरल यूरेनियम होता है जिसमें कि 0.7% जो है यूरेनियम कंटेंट होता है। लो इनरिचमेंट में क्या होता है कि 5% जो है लो इनरिचमेंट फ्यूल जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है। हाई इनरिचमेंट कहने का मतलब है कि ये इसको न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर में हम लोग 20% तक यूज़ कर सकते हैं, और वेपन ग्रेड यानी कि ये बम बारूद बनाने के लिए 90% तक का यहाँ पे यूरेनियम 235 एटम्स का यूज़ होता है। इसमें से अगर 238 एटम निकाल देते हैं यूरेनियम का, तो फिर ये जो यूरेनियम होता है ना, इसको हम लोग यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस कहते हैं। इसके तहत क्या होता है कि यूरेनियम पूरी तरीके से सुटेबल हो जाता है कि अब इसको बम बारूद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे ईरान न्यूक्लियर डील क्या था ये समझते हैं। एक्चुअली ये जो एग्रीमेंट थी ना, इसको यहाँ पे दूसरे नाम से भी कहा जाता है, कह सकते हैं कि एक इसका निकनेम है और एक इसका जो है स्कूल वाला नेम है। तो यहाँ पे ईरान न्यूक्लियर डील इसको प्यार से बुलाया जाता है घर पे, लेकिन इसका एक्चुअल जो प्रोफेशनल नाम है वो है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ये एक तरीके का एकॉर्ड है जो कि साइन किया गया था ईरान और P5+1 नेशंस के द्वारा। अब ये P5 तो वो है जो कि परमानेंट मेंबर आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देखने को मिलेंगे। और कौन कौन है परमानेंट मेंबर, तो यहाँ पे है US, UK, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। सॉरी, ये 5 है। इट मीन्स कि UK, US, चाइना, फ्रांस, रशिया। लेकिन +1 कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे आपका 2015 में जर्मनी के द्वारा यहाँ पे ज्वाइन किया गया था कि ठीक है वो भी इस ईरान न्यूक्लियर डील में एग्रीमेंट किए हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि ये जो एग्रीमेंट है ईरान के साथ जो है P5+1 है, इसमें ऑटोमेटिक आपका जो है US आ चुका है। इसके अलावा इतने कंट्रीज है, और +1 में जो है जर्मनी है। ठीक है, हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है फॉरेन अफेयर्स के, और साथ ही साथ सिक्योरिटी पुलिस है जो कि इसका पार्ट बने थे, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो इसको इंडोर्स किए थे, वो भी यहाँ पे रेजोल्यूशन 2231 के तहत। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ईरान की जो एबिलिटी है वो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन जो बना रहे थे उसको कट कर दे, और इकोनॉमिक सेक्शन जो है उनसे वापस ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ें की गई थी। टाइमलाइन देखते हैं कि कब से कब तक जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बना और कैसे कैसे ये चल रहा था।
2015 में बना, लेकिन 2016 में क्या हुआ कि ईरान जो है, ठीक है, इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट एक्शन का, तो इसका वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसके जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसके फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि यूएस के द्वारा जो है एक नया नॉन न्यूक्लियर सैंक्शन लगा दिया गया ईरान के ऊपर। अब ये सैंक्शन के अंदर क्या था, यहाँ पे न्यू कैटेगरी थी जिसमें कि टेररिज्म को काउंटर करना है, ह्यूमन बींग्स को यहाँ ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे काउंटर करना है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें ये हाईलाइट किया गया था कि आर्म्स एम्बार्गो जो है वो यहाँ पे वायलेशंस किया जा रहा है ईरान के द्वारा। इट मीन्स कि 2017 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये प्रूफ कर दिया गया रिपोर्ट के तहत कि हाँ, ईरान अभी भी नहीं सुधरा है, वो अपना जो है कुछ न कुछ वो वायलेशन कर रहे हैं इस रूल्स रेगुलेशन का। ठीक है, इसके बारे में जो है यूएस को पता चल गया। 2018 में क्या हुआ कि यूके, फ्रांस और जर्मनी उनके द्वारा एक इंस्टेक्स इस्टेब्लिश किया गया। इंस्टेक्स क्या है, यह है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। ये एक ट्रेड मैकेनिज्म है जिसमें कि यहाँ पे यूरोपियन एंटिटीज़ को अलाउ किया गया था कि वो अपना व्यापार जो है ईरान के साथ मेंटेन कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंस्टेक्स। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि यूएस के द्वारा जो है सेकेंडरी सैंक्शंस जो लगाया जा रहा था, कंट्रीज़ को एग्जेम्पशन दी गई थी, वो ख़त्म कर दिया गया कि ईरानियन ऑयल खरीद सकते हैं। ईरान के पास बहुत ज़्यादा तेल है तो वो तेल खरीद सकते हैं। ईरान भी जो है अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को 4.5% तक बढ़ा चुके थे। ये काम यहाँ पे 2018 में किया गया। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 2019 में कि यूएस के द्वारा ये बोला गया कि अब वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि यूएस को हर एक चीज़ की खबर हो चुकी थी कि ईरान कहने के लिए इस डील को साइन कर लिया, कहने के लिए वो कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और अपना यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस को ख़त्म कर देगा, बट ऐसा ईरान की हरकत नहीं दिख रही थी। इवन आप देख सकते हो कि यूरेनियम इनरिचमेंट यानी कि बम बारूद बनाने के लिए जो यूरेनियम 235 है, जिसमें से यूरेनियम 238 को बाहर निकाला जाता है, वो काम ईरान के द्वारा किया जा रहा था और 2018 में 4.5 तक का ये बढ़ा चुका था। तो इसी चीज़ को यूएस को पता चल गया, तो यूएस ने कहा कि जब ईरान इस चीज़ों को मान नहीं रहा है, इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो बाहर निकल गया और सैंक्शन फिर से लगा दिया गया ईरान के ऊपर, वो भी न्यू सैंक्शंस के साथ, कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशन के साथ। 2020 में क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखो कि टारगेट रखा गया कि जो इरानियन मेजर्स है ना, उसको यूएस के द्वारा मारा जाएगा। इरानियन कैबिनेट जो है उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया कि यहाँ पे जो है वो नॉन एडरेंस है, यानी कि इस JCPOA है, यानी कि जॉइंट एक्शन है, उनका जो है ये पूरी तरीके से कंप्लाइंस नहीं कर रहे, उनके साथ नहीं चल रहे। सो ये पूरी टाइमलाइन है। बेसिकली आपको इतना ही समझ में आया कि ये डील जो लाया गया था वो ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के लिए ही लाया गया था, लेकिन ईरान ने कहा कि ठीक है हम मान लिए हैं, लेकिन पीठ पीछे वो अपना काम कर ही रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी। तो ये भी एक अच्छी है, इसको स्टार्ट कहते हैं, स्टार्ट ट्रीटी भी कहा जाता है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस के द्वारा ये न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल को जो है ट्रीटी, ये रशिया के साथ 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो स्टार्ट ट्रीटी है ये यूएस और रशिया के बीच में, तो ये अगेन 5 साल ये आगे चलने वाला है। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है क्या, ये आप देखो कि आर्म्स रिडक्शन पैक्ट है, यानी कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हथियार है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो हथियार है वो यूएस और रशिया के पास है। इवन सबसे ज़्यादा जो पूरा आप देखते हो कि वर्ल्ड वाइड टेररिज्म है, टेररिस्ट पूरी तरीके से अपना कब्जा किए हुए हैं, तो उसके पीछे यूएस का हाथ है। आप जब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूएस किस तरीके से अपने इकॉनमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह जो है आतंक फैलाए, हर एक जगह उन्होंने जो है बम बारूद ये सारे जो बंदूक है सब चीज़ की सप्लाई करते हैं, वो इवन आज भी वो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके का जो है आर्म्स रिडक्शंस के लिए यूएस और रशिया के बीच में ये एक पैक्ट साइन हुआ। इस ट्रीटी में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम ये 2011 में निकल कर आया, जिसमें यूएस और रशिया के द्वारा ये लिमिट किया गया कि अब वो यहाँ पे 1550 जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड है इससे ज़्यादा वो डिप्लाई नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं देंगे। ठीक है, और रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि लैंड और जो सब मरीन बेस्ड जो मिसाइल्स है और बॉम्बर्स है उसको भी वो डिलीवर नहीं करेंगे। इस ट्रीटी में क्या था कि प्रोसीजर था कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, यानी कि यहाँ पे जो ऑफेंसिव आर्म्स वगैरह है उसको कैसे यहाँ पे धीरे धीरे करके रोकना है। न्यू स्टार्ट जो था वो यहाँ पे 1991 का पहला जो ट्रीटी था उसको ये रिप्लेस किया। इट मीन्स कि हर साल ये ऐसा करते हैं, हर साल नहीं, हर 5 साल 10 साल में ये ऐसा करते हैं, और फिर अपने इस ट्रीटी को जब तक इसकी जो टारगेट है वो अचीव नहीं होती है तब तक इस ट्रीटी को आगे बढ़ाते चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ट्रीटीज़ जो है यूएस और रशिया के बीच में, सबसे पहले ये सॉल्ट फर्स्ट था जिसे स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक कहते हैं। तो इसकी स्टेटस क्या है कि आज की डेट में ये एक्सपायर हो चुका है, ये 5 साल का था, 1972 से 1977 तक चला। उसके बाद सॉल्ट ये चेंज होकर स्टार्ट आया, यानी कि स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी रहा। यहाँ पे पहले तक क्या था कि लिमिट कर देना, यानी कि आर्म्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उसको लिमिट कर देना, हथियार वगैरह, लेकिन अब क्या है कि हथियार घटाइए। तो ये स्टार्ट फर्स्ट आया जिसका ड्यूरेशन आप देख सकते हो कि 1994 से 2009 तक रहा। आज के डेट में ये एक्सपायर्ड हो चुका है। अब क्या चल रहा है ये आप देखो कि यहाँ पे मॉस्को ट्रीटी चल रहा है जिसको स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी कहते हैं। ये स्टार्ट ही आप कह सकते हो, जिसको कि स्टार्ट के द्वारा ये रिप्लेस किया गया, अब मॉस्को ट्रीटी आ गया है। तो ये 2003 से 2011 तक ये चला था। ठीक है,
तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आप देख सकते हो कि ग्लोबल न्यूक्लियर जो वॉरहेड आर्सेनल है ये सबसे ज़्यादा रशिया के पास है 6500 है, एंड देन यहाँ पे यूएसए के पास है 6185। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी कि केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल करना या फिर इस तरीके का बारूद वगैरह रखना, डिप्लॉय करना, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है। तो अभी क्या हुआ कि इंडिया की जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपको ये बताना है कि हमारे संविधान में कैग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, फाइन, लेकिन किस आर्टिकल के तहत जो है कैग को ये अधिकार दिया गया है कि ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपको आर्टिकल नंबर बतानी है। यहाँ पे इंडिया की जो कैग है इसको अपॉइंट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो इसके लिए हमारे इंडिया के कैग यहाँ पे ऑडिट करेंगे, ठीक है। कैग का काम ही ऑडिट करना। अब आपको ये भी बता देना है इसके साथ कि कैग तीन ऐसी कमेटी है जिसकी वो ऑडिट करते हैं। तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज ऑफ OPCW की बात करें तो यहाँ पे कैग को सेलेक्ट किया गया है 3 साल के लिए। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि इंडिया का क्या रिलेशन है OPCW के साथ, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है केमिकल वेपन कन्वेंशन और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम लोग वर्ल्ड वाइड जितना भी वेपन कन्वेंशन है, यानी कि जो भी हथियार वगैरह बंद करने के लिए, हथियार वगैरह जो है उसको कम करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी कन्वेंशन है ना, उसको हम लोग साइन तो कर देते हैं बट रेटिफाई नहीं करते। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो हम लोग समझेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो प्रोविज़न है इस कन्वेंशन का, इंडिया इसके लिए लेकर हमारे देश में भी कानून है जिसको कहते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या है कि हमारे यहाँ एक बॉडी है जिसको हम लोग नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन कहते हैं, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था कि इस कन्वेंशन की जो प्रोविज़न है वो हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देखो कि ऑडिट ऑफ अदर ग्लोबल बॉडी, यानी कि हमारा जो कैग है वो हमारी इंडिया में तो ऑडिट करते ही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सारी रिपोर्ट को, लेकिन इसके अलावा आप देखो कि और वर्ल्ड में वो क्या क्या काम करते हैं। तो हमारा जो कैग है वो करेंटली एक्सटर्नल ऑडिटर है, बाहर ऑडिटर है किसके किसके, तो WHO के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के। तो ये तीनों के हैं और अभी इन तीनों के आप देखो WHO का जो है अगला 3 साल ये ऑडिट करेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अगला 5 साल तक है और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 2 साल तक है। कैग की बात करें तो यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर के ये चीफ भी है। कैग की बात करें तो ये मेंबर भी है, यानी कि गवर्निंग बोर्ड जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसके ये यहाँ पे गवर्निंग बोर्ड के ये मेंबर भी है, तो इसका भी याद रखना है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली ये इस्टेब्लिश किया गया है केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997 के तहत। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इट मीन्स कि यहाँ पे 41 मेंबर स्टेट है और यहाँ पे जो पार्टीज़ है ये अपने यहाँ पे आप देखो कि इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज़ के थ्रू और हर 1-2 साल में ये रोटेट होकर जो है यहाँ पे मेंबर बनते हैं। टेक्निकल सेक्रेटेरिएट की अगर हम लोग बात करें तो इस टेक्निकल सेक्रेटेरिएट भी है इसके, जो कि आप देखो कि इस कन्वेंशन के सारे कंप्लाइंसेस को देखते हैं कि वो इसको सारे मेंबर स्टेट इसको फॉलो कर रहे कि नहीं। साथ ही कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज़ है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी डिसीजन लेनी है वो इसमें डिसीजन लिया जाता है। इट मीन्स कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज़ इसके डिसीजन मेकिंग बॉडी है, फाइन। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज़ किया गया है कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं जितने भी सिग्नेटरी स्टेट है क्या वो इस कन्वेंशन के साथ वो काम कर रहे हैं कि नहीं। इट मीन्स कि इस कन्वेंशन में जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है वो अपने देश में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह भी होता है साइट्स का, जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर रखा गया है, तो वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह भी होता है। ये OPCW क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। इनका अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन टीम भी है जिसको 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था, और वो ये चीज़ देखते हैं कि केमिकल वेपन का जो सीरियन अरब रिपब्लिक है उसमें किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। रिसेंटली अगर बात करें तो IIT के द्वारा यहाँ पे सेकेंड रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, जिसमें जो यूनिट है सीरियन अरब एयर फोर्स का, उसको यहाँ पे कंक्लूड किया गया है कि यहाँ पे केमिकल वेपन का इस्तेमाल देखने को मिला है। लेकिन अगर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बट इनका वर्किंग रिलेशनशिप आपको यूनाइटेड नेशन के साथ देखने को मिलेगा। ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करते हैं। समझते हैं यहाँ पे कि केमिकल वेपन कन्वेंशन है क्या। कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन, जो कि यहाँ पे केमिकल वेपन को डेवलप करने से रोकता है, इसका प्रोडक्शन करने से रोकते हैं, इसको स्टॉक पाइल करके यानी कि बना के रखने और इसका इस्तेमाल को रोका जाता है, ठीक है।
साथ ही इनकी डिस्ट्रक्शन की बात की जाती है कि अगर है किसी कंट्री के पास तो उसको धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय कर दें। ये ट्रीटी जो है आपका 1997 में आया। इसका एम यही था कि पूरी तरीके से जो वेपन है, जो मास डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि आप देखो जहाँ पे भी वेपन अटैक होती है तो जान माल की क्षति होती है, तो उस तरीके की क्षति को पूरी तरीके से इंटायर कैटेगरी जो है उसको एलिमिनेट करना है। एक यूनिक फीचर है इस कन्वेंशन का, वो ये है कि चैलेंज इंस्पेक्शन है। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि कभी भी इंस्पेक्शन किया जाएगा, यानी कि कोई भी जो स्टेट पार्टी है अगर उनके ऊपर डाउट है किसी दूसरे स्टेट पार्टी के द्वारा, तो वो यहाँ पे सरप्राइज इंस्पेक्शन भी करा सकते हैं। तो ये चैलेंज इंस्पेक्शन प्रोसीजर के तहत आप देखते हो कि स्टेट पार्टीज़ जो है वो खुद के साथ कमिट करती है, वो भी प्रिंसिपल कि कहीं पे भी कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी कंट्री में लगेगा कि सस्पेक्शन है तो वो कंट्री कभी भी मना नहीं कर सकती है कि उनके यहाँ आप लोग सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल एफर्ट्स अगर हम लोग केमिकल डिसआर्मामेंट की बात करें, केमिकल डिसआर्मामेंट कहने का मतलब है कि जैसे रशिया और यूएस के पास इतने सारे केमिकल वेपन्स हैं, ईरान के पास भी है, तो अगर उनके पास है तो उसको धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय करे, ख़त्म कर दें। इसके लिए सबसे पहले स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट है जो कि पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। सेकेंड है ब्रुसेल्स कन्वेंशंस जो कि लॉ एंड कस्टम्स ऑफ वॉर है, ये साइन किया गया था जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, यानी कि ये खतरनाक बम बनाने में जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है उसको रोकना है। साथ ही आप देखो कि हेग कन्वेंशन है ना 1899 का, जो कि यहाँ पे आपका कब आया, हेग पीस कॉन्फ्रेंस के साथ आया। साथ ही प्रोटोकॉल फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ एस्फाइजेटिक पॉइजनस और अदर गैसेज है, जो कि आप देखो बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड ऑफ वॉरफेयर है, तो इसको मेनली हम लोग प्यार से जेनेवा प्रोटोकॉल कहते हैं। ये भी साइन किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, क्योंकि पब्लिक आउटक्राई होने लगा था, काफ़ी ज़्यादा हॉरर आपको देखने को मिला था, सिचुएशन वॉज वेरी मीन्स कहूँ कि बहुत ही ध्यादा डरावना था, तो उसके बाद इस तरीके का जो है साइन किया गया। ये सिर्फ बैन करता है कि केमिकल और जो बायोलॉजिकल वेपन है ना उसको वॉर में यूज़ नहीं करें, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। अदर ऑर्गेनाइजेशन देख लेते जो कि न्यूज़ में थे। फर्स्ट है सेसेक। सेसेक स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा इनवाइट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक को कि वो सेटअप करे सेसेक सेक्रेटेरिएट, और कहाँ पे, तो इंडिया में। सेसिक जो है 2001 में फॉर्म किया गया था, और यहाँ पे टोटल 7 कंट्रीज देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। ठीक है, तो ध्यान रखना है सेसिक में पाकिस्तान नहीं है। इसका एम है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो और साथ ही साथ एनर्जी कॉपरेशन हो, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी हो, प्रॉस्परस हो हमारी जो रीजनल रिलेशनशिप है, और एक कॉमन विजन हो जिसके थ्रू हम लोग साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इवन आप लोग देखो कि मालदीव्स हो गया, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे म्यांमार है, बांग्लादेश, भूटान है, इन सब के साथ जो है हमारी कॉपरेशन बेटर हो। ठीक है, फिर आते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज़ जो है उनको यहाँ पे टैकल करने की बात की जा रही है। ये जो आपको रीऑर्गेनाइजेशन, ये रिकॉग्निशंस जो है स्पेशली आपको एजेंडा 21 के साथ देखने को मिला है, और यहाँ पे 3 जोग्राफिकल रीजन है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। सबसे पहले कैरिबियन सी है, पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है, मेडिटेरियन है एंड साउथ चाइना सी है। तो ये सारे यहाँ पे जितने भी इस बड़े बड़े सी में आपको छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट देखने को मिलता है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके बाद देखिए तो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड है, इट मीन्स कि इंडियन ओरिजिन जो प्रीति सिन्हा है उनको ये अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, जो कि यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की है। यहाँ पे ये क्या है कि तो ये पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस वर्क है, जो जितने भी गरीब है वर्ल्ड के 46 लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ में, तो उनको यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस काम दिया जाता है। ये इस्टेब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1966 में। ठीक है, फिर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको सिप्री कहते हैं। तो सिप्री एक इंडिपेंडेंट यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करते हैं जितने भी यहाँ पे आप देखो कि वेपन वगैरह है, आर्मामेंट है, डिसआर्मामेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको लेकर ये रिसर्च करते हैं। ठीक है, इंडिया की टॉप 3 आर्म्स सप्लायर कौन है, तो सबसे ज़्यादा हमें रशिया प्रोवाइड करते हैं, 49% हमारी जो डिमांड है आर्म्स की वो रशिया फुलफिल करते हैं। देन यहाँ पे फ्रांस 18%, देन यहाँ पे इसराइल है। रशिया मोस्ट अफेक्टेड सप्लायर है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सप्लाई करते हैं। और 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो एक्सपोर्ट करते हैं आर्म्स वगैरह को वो है यूएस, एंड देन रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। ठीक है,
फिर है हाउती रेबल ग्रुप। तो हाउती रेबल ग्रुप जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है कि वो यहाँ पे हाउतीज़ को जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में उनको हटा देंगे। इससे क्या होगा, इससे ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप को काफ़ी हेल्प मिल पाएगा, उनको यहाँ पे क्रूशियल हेल्प मिल पाएगा जो वार्निंग साइट दिया गया है येमेन में। तो देखिए हाउतीज़ ग्रुप कहाँ है, तो येमेन में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हाउती रेबल्स जो है वो यहाँ पे येमेन के नदर्न प्रोविंसेस साडा है वहाँ से ये निकल कर आया है, जो कि सऊदी अरेबिया को बॉर्डर करता है ये एरिया। सऊदी अरेबिया और अदर जो सुन्नी अरब स्टेट है वो पहले यहाँ पे एयर कैंपेन्स स्टार्ट किए थे, जिसमें कि जो हाउतीज़ है उसको हराने के लिए, डिफीट करने के लिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ये क्लेम किया गया कि स्टेट स्पॉन्सर जो चाइनीज़ हैकर ग्रुप है वो यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं बहुत सारे इंडियन पावर सेंटर्स को। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उनके द्वारा ये क्लेम किया गया है कि कोई भी डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है। अभी तक ऐसा डिटेक्ट नहीं किया गया कि जो चाइनीज़ हैकर ग्रुप है जो हैक करना चाह रहे हैं उनसे हमारा कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है। हमारे यहाँ नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है जो कि यहाँ पे वार्न किए हैं कि एक तरीके का मॉलवेयर से थ्रेट है और इस मॉलवेयर का नाम है यहाँ पे शैडो पैड। तो ये मॉलवेयर का काम क्या है, एक्चुअली ये जब भी आपके फ़ोन में या फिर आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है तो कहीं ना कहीं से आपके जो डेटा है उसको चोरी कर लेता है, उस डेटा को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो इसे हम लोग मालवेयर कहते हैं, जो कि एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, रिसेंट रिपोर्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स की है उनके द्वारा ये क्लेम किया गया है रेड इको एक हैकर ग्रुप है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है और वो यहाँ पे इंडिया की क्रिटिकल पावर ग्रिड के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे जो शैडो पैड मालवेयर है उसके थ्रू वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे। मेनली देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ और क्या क्या है। तो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है उनको रोल आउट किया गया है साइबर हाइजीन प्रमोशन के लिए, जिससे कि सिटीजन्स को एक साथ लाया जाएगा और ये लोग जो है साइबर क्राइम जो हमारे देश में इतना ज़्यादा हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में ये फाइट कर पाएंगे। इससे स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा कि साइबर क्राइम से वो बच पाएंगे। अगर हम लोग साइबर वॉलंटियर जो प्रोग्राम है इसकी बात करें तो वो यहाँ पे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स के द्वारा लाया गया है, जो कि काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। एक नोडल पॉइंट है जो कि नेशनल लेवल में आपको देखने को मिलेगा कि साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट में फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इट मीन्स कि ऐसा फिजिकल या साइबर सिस्टम या फिर ऐसा एसेट जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसकी डिस्ट्रक्शन से कंट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और उसके डिस्ट्रक्शन से कंट्री की कोई नेशनल सिक्योरिटी हर्ट हो सकती है, इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर ऑफ स्टेट भी हर्ट हो सकता है। जैसे कोई केमिकल है, डैम है, इमरजेंसी सर्विसेज है, पावर एंड एनर्जी है, साथ ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो दीज आर द एरिया है जिसे हम लोग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश की कह सकते हैं। अगर थ्रेट देखें हमारे यहाँ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या परेशानियाँ हैं, तो नेचुरल है, जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, साइक्लोन हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, फायर्स हो, इन सब से जो है प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होती है। ह्यूमन कॉस्ट भी है, जैसे आप टेररिस्ट वगैरह देखते हो, एक बार आतंकी हमला होता है तो कई बार कई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी बर्बाद हो जाती है। सेकंड एक्सीडेंटल और टेक्निकल की अगर हम लोग बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेजार्डियस आप लोग मटेरियल फेलियर भी देख सकते हो, किसी तरीके का एक्सीडेंट भी हो जाता है जिससे कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाती है। इस तरीके के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शंस के लिए हमारे देश में क्या क्या व्यवस्था है, तो सबसे पहले यहाँ पे नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है हमारे यहाँ। साथ ही यहाँ पे सर्ट इन है जो कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जो कि हमारे जो कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं उसके लिए ये रिस्पांस करती है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, इसके बारे में ध्यान रखना है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है एंड एक न्यू डिवीजन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये बनाया गया है फॉर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। देन गाइडलाइंस है जो कि इशू किया गया है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। और देन यहाँ पे साइबर स्वच्छता केंद्र है, ठीक है। बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर जो एनालिसिस सेंटर्स है वो भी हमारे यहाँ देश में देखने को मिलेगा। तो ये पूरी तो न्यूज़ हुई जो कि 3 महीने में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन ऑन मैप है कि कौन कौन से एरिया हमारी जो है इस बार न्यूज़ में रही है। तो चलिए इसे हम लोग अलग से कवर करते हैं, क्योंकि एक आप लोग के रिविजन्स के लिए वो एक साथ में इकट्ठा मर्ज कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे डेली बेसिस में 4 बजे वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।